ऐसे तो मेरे से बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथी इस विषय में जो प्रकाश डालेंगे, और आज सबके ध्यान में है कि 31 अक्टूबर श्रीमान सरदार पटेल जी की जयंती है, और इसे शॉर्ट शब्दों में राष्ट्रीय एकता दिवस और लोग ऐसे पटेल जयंती के नाम से भी परिचित है। आज ये जो विषय किया गया है, ये विषय आप सबके ध्यान में हो। मैं एक बार अगर रिपीट भी अगर इस विषय को आप सबके सामने कर दूं इसमें कि हमने तो सिर्फ आपको बुलाया ही है, लेकिन जो आज का विषय तय किया गया है कि had सरदार पटेल been allowed with Kashmir, situation would have been different। तो जब मुझे पता नहीं, मैंने जब से होश संभाला, मेरे दादाजी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, 47 में से पहले के जम्मू कश्मीर के हालात की बड़ी सारी बातें उनको चश्मदीद जिसे कहते हैं उसका गवाह थे पूरे। और मुझे याद नहीं कब ये बात मेरे दिमाग में घुसी है कि आज अगर सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर को डील किया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। उसमें ये वो बात मेरे दिमाग में बार बार, ये किसी किताब से नहीं पढ़ी, किसी ने बताई नहीं, लेकिन मेरे घर में जो जिस तरीके का माहौल, और मेरे दादाजी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से अपनी बात करते थे, तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन अगर इतिहास को डिस्टॉर्ट करके कम करके समझेंगे वो भी ठीक नहीं, क्योंकि बढ़ा के समझेंगे तो फिर ध्यान में अपनी कमजोरियां, अपनी चूक जो हमारे पूर्वजों ने इस परिस्थल में ली वो हम एसेस नहीं कर पाएंगे। और अगर कम करके लेंगे तो इसका मतलब अच्छा करने के बावजूद भी हमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या अगर इसको शॉर्ट करें, बढ़ा के समझेंगे तो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो घटा के समझेंगे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें इसमें कर देगा। भारत के इतिहास के साथ बार बार मुरली मनोहर जोशी जी का एक बड़ा अच्छा उनका एक वक्तव्य था जब वो HRD बैरिस्टर थे यहाँ पे, कि एक नया उन्होंने एक डिबेट की थी, एक शुरू की थी कि रीराइटिंग ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा भी नहीं जिसने लिख दिया। तो मैंने बार बार शायद इसी मंच से एक बार बोला था कि एक NCERT की बुक ने लिखा कि महाराजा हरि सिंह वॉज ए टायरेंट। वो एक टायरेंट थे, एक टायरेंट का मतलब है कि क्रूर शासक थे, जिनके खिलाफ एक आजादी की लड़ाई शेख अब्दुल्ला ने लड़ी। तो एक NCERT की बुक लिख रही है उसमें। तो माय पॉइंट इज कि इतिहास को टू पर्सपेक्टिव में समझे। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभागार में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक मिनट के लिए भूल जाएं कि एक पार्टी प्रिज्म से भी उसको देखें, खुला ओपन करके डिबेट में देखें ना कि व्हाट इज व्हाट, हुज हु, तथ्य क्या है, सच क्या है। वो अंग्रेजी में कहते हैं टू कॉल ए स्पेड, स्पेड को स्पेड ही कहें, तो फिर शायद किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। ये एक इसेंस, मेरी बात माइंड ना करेगा, लेकिन ये इसेंस है इतिहास को समझने की। ये जो इतिहासकारों ने या जो इंटरनेशनल राजनेताओं ने या पॉलिटिशियन ने इसे समझने की कोशिश की है। अब जिस परिप्रेक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बात करें अगर, तो अभी एक लेटर लिखा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं बारी बार इन सभी कागजों पे आऊंगा, इस लेटर का एक प्रिंट आउट लेके पढ़े। मैंने भी मंगवाया, इसे बार बार पढ़े। और मैं किसी मीडिया में बात कर रहा था कि इट इज नॉट दैट ही हैज पुल्ड सम रैबिट्स आउट ऑफ हिज बैग। वो जादूगर नहीं था, वो बैग से अपने वो खरगोश निकालता है उसमें। उन्होंने तथ्यों पे, फैक्ट्स पे बात करी है किरण रिजिजू ने। वो कृपा हम सबके पास रहे। सेकेंडली, महाराजा हरि सिंह का और भारत सरकार के विभिन्न जिसे कहते हैं वार्ताकारों को, और विशेषकर सरदार पटेल के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुई है, और एक विशेष लेटर आप सबके ध्यान में रहे कि उसका टेक्स्ट भी मेरे पास है, आप सबके पास भी रहना चाहिए। 31 जनवरी 1948, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रिवोक करूंगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, वीपी मेनन माउंटबेटन के सलाहकार थे, उसके बाद भारत के गृह मंत्री भी रहे, और जो उन्होंने बुक अपना लिखा है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और इस बुक का
मोत्रा जी हमारे बीच में ही है, मुझे हमारी लाइब्रेरी में ये मिली नहीं, लेकिन हमारी जो बीजेपी की जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसमें ये अवेलेबल है। और उसमें अगर आप नोट भी करना चाहें तो पेज 393 टू पेज नंबर 394 है। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। एक बड़ा वैल्यू जजमेंट कमेंट कर, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है बीबी मैनन साहब। किसी ने महात्मा गांधी जी ने कहीं मजाक में भी कहा कि अगर उनको हिंदी नहीं आती थी और वो पले बड़े भी कहीं बाहर ही थे इंग्लैंड में, उसने तो उन्होंने अपने मजाकिया राज में भी कहा कि ये कुछ मुझे पहले मिले होते हैं तो थोड़े फ्रीडम मूवमेंट में अगर इन्होंने थोड़ा पार्टिसिपेट लोगों के साथ की होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। मतलब कि शायद गृह मंत्री तो रहे हो। तो ये बुक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट फाइंडिंग फिगर है। ऐसा नहीं कि मैंने सुनाया तो मान लिया, दूसरे ने सुनाया तो मान ली। फैक्ट क्या, तथ्य क्या, उस तथ्य की रूट तक जाने का कम से कम कोशिश करें। और इस बुक के बाद महात्मा गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी, उनका उन्होंने जो बायोग्राफ लिखा है सरदार पटेल पे, और फिर जेपी नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से भी कहा था, जो 77 में जो पब्लिक मूवमेंट की, और जो है तो वो फ्रीडम मूवमेंट के उस वक्त की जिसे कहते हैं 47 से पहले की कांग्रेस के वो एक सदस्य थे, लेकिन वैचारिक विषयों में कांग्रेस से भंग हो गए। और 1977 में कांग्रेस और विशेषकर एक परिवार के विरुद्ध बगावत कर गई और जिसे कहते हैं जड़ से उखाड़ के ऐसा फेंका कि उसके बाद आज तक स्टेबल नहीं होगी। एक उनका भी जो एक्सेप्ट है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, एक बड़ा तथ्य है इन विषयों पे। अब विषय यह है कि ये जम्मू कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट्स आप सबके ध्यान में रहे कि एक तो ये तो मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रेफर किए। अब इन ब्रीफ, क्योंकि बड़ी लंबी डिबेट बहस, तो इन ब्रीफ कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ क्या, आपके ध्यान में रहे कि सेपरेट स्टेट की बात मुस्लिम लीग ने और विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां के पॉलिटिकल परिदृश्य पे उन्होंने लेनी शुरू कर दी। और उसी डिमांड के चलते आखिरकार इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, एक कानून जो जिसे प्रीवी काउंसिल ने और इंग्लिश क्राउन ने जिसे एसेंट दिया, और उसके बाद एक उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक माउंटबेटन प्लान। अब इसकी निटी ग्रिटीज में ना जाते हुए इसका जो इन शॉर्ट जो जिसे कहते हैं इसका जो इसका तात्पर्य समझ सब्सटेंस क्या था इनका, कि भारत बटा हुआ था तकरीबन 562 के पास प्रिंसली स्टेट्स, 562 प्रिंसली स्टेट्स जो किसी राजा या फिगर हेड के कंट्रोल में चलती थी। कंट्रोल अंग्रेजों का ही था, लेकिन नॉमिनली वो राजा आगे रहते थे उसमें। और उसके बाद कुछ प्रोविंशियल असेंबलीज, क्योंकि कई जगह पे छोटी छोटी प्रोविंशियल एक विधानसभा भी थी। तो इन दोनों कानून के मुताबिक तय किया गया कि प्रोविंशियल असेंबलीज जहां है वहां पे वो प्रोविंशियल असेंबलीज वोट करेगी। अगर मेजोरिटी भारत के लिए वोट करती है तो वो क्षेत्र भारत के साथ, वो प्रोविंस भारत के साथ। अगर मेजोरिटी पाकिस्तान के लिए वोट करती है तो वो प्रोविंस पाकिस्तान के साथ जाएगा। और जो 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स है, उस वक्त की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट। और इन 562 प्रिंसली स्टेट्स पे फॉर्मूला क्या रहेगा, वहां का जो टाइटल और हेड जो राजा होगा, वहां का राज प्रमुख जो होगा, वो जो करेगा वो सर्वमान्य होगा और वो सबके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा। पूरा अनडिवाइडेड भारत तकरीबन पीसफुली रहा, शांतिपूर्वक ही रहा। 3 जगह परेशानी रही। एक तो हैदराबाद, ध्यान में रहे कि हिंदू मेजोरिटी एरिया था और बिल्कुल भारत के बीच में था। आगे पीछे सारा भारत को साथ चला गया था, लेकिन बीच में उसके रूलर जो थे वो निजाम थे। वो प्रिंसली स्टेट थी, इसका नाम था प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, लेकिन निजाम जो थे वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। द सेम वाज द केस विद जूनागढ़। जूनागढ़ एक समुद्र तट के पास एक छोटी सी एक रियासत थी। और ध्यान में रहे कि सबसे पहले जब इन्वेडर्स आते थे तो जूनागढ़ ही पहुंचते। वो सोमनाथ का एक आस्था का जो प्रतीक है मंदिर, वो भी जूनागढ़ में ही है। तो जूनागढ़ भी 80% हिंदू मेजोरिटी था, लेकिन वहां के जो वो राजा थे उनके खिलाफ बगावत थी और वहां पे जो
मिस्टर भुट्टो वहां पे एक दीवान जो अपॉइंट हुए थे वो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे। तो साफ स्पष्ट था जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट देनी थी। और तीसरा था जम्मू कश्मीर, जो खुद में मुस्लिम माहौल था लेकिन उसके राजा अपने आप में हिंदू थे। तो 3 राज्यों पर जिसे कहते हैं पेच फंसा। और इस माउंटबेटन प्लान के बाद 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन प्लान अप्रूव हुआ और फिर जून के तीसरे हफ्ते में माउंटबेटन कश्मीर आए, महाराजा के साथ मिले और महाराजा के साथ बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील में जिसे कहते हैं मॉडल यहाँ पे उनके साथ तय किया गया, उनके साथ किस तरीके से लाया गया। और जो खुद भी बैरिस्टर थे, बड़े एफिशिएंट, बड़े जिसे कहते हैं होशियार थे, चालाक थे, डिप्लोमेट थे, बड़े चालाक, नेगेटिव चालाक थे, पॉजिटिव चालाक नहीं थे। ऐसे तोड़फोड़ वाली राजनीति वरना ऐसी करते नहीं, तो नेगेटिवली वो भी कहीं पॉइंट स्कोर करने में बाज नहीं आते थे। उन्होंने अपने वाले उसको कहा, जूनागढ़ वाले को, हालांकि जूनागढ़ वाला कहां पाकिस्तान के साथ बैठता, बीच में समुद्र था, कि आप अभी तक अपनी कॉन्सेंट डिक्लेयर मत करें। हालांकि एज पर माउंटबेटन प्लान वो रूलर जहां लिखता वहां जाना पड़ना था उसको। तो जूनागढ़ वाला चुप था और फिर वहीं से वहां से बात उठवाई गई कि जनमत संग्रह, जिसे उर्दू में रायशुमारी भी कहते हैं और अंग्रेजी में प्लिपसिट कहते हैं उसको। तो इस प्लिपसिट के नाम से एक, लेकिन उसको कहा आप चुप रहेंगे, क्योंकि अगर वो बड़ी जल्दी अपने पत्ते खोल देता तो फिर कश्मीर पे वो बार्गेन कर नहीं पाते। जूनागढ़ का क्या करना था, उनको तो कश्मीर चाहिए था ना। वो फिरदौस कह के गए हैं कि हम यस, ये तो स्वर्ग है उसमें, उनको तो दिन रात कश्मीर दिख रहा है जनाब। तो पॉइंट ये था कि ना वो हैदराबाद पे सीरियस थे, ना वो जूनागढ़ पे सीरियस थे। दोनों को कहा डोंट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, अभी मत बोले अब आपको कहां जाना। और टिल 15 अगस्त जो जूनागढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे मिस्टर भुट्टो, उन्होंने अपना माइंड क्लियर नहीं किया था। वो कहते डिडंट ओपन हिज कार्ड्स, अपने कार्ड्स पत्ते खोले नहीं। पत्ते खोले किस लिए नहीं कि वहां पे जनमत संग्रह की जब बात होगी हम बोलेंगे कश्मीर में भी करो, और हम कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम कार्ड के नाम पे एक नया एक बीज बोने की कोशिश करेंगे इसमें। और इसी जम्मू कश्मीर के विषय पे अगर महाराजा के इस लेटर को अगर आप लिखें, पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें महाराजा बताते हैं कि मैं एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर की बात, एंड देयर वाज ए कम्युनल मूवमेंट अगेंस्ट मी। महाराजा इस, जिसको फ्रीडम मूवमेंट एनसीईआरटी मैंने जान के रेफर किया, महाराजा क्या कहते हैं, ये एक सांप्रदायिक एक मूवमेंट है। और एक सांप्रदायिक मूवमेंट का नाम क्या है, पहले इसका नाम हुआ करता था रीडिंग रूम पार्टी। कुछ शरारती लोग जिन्होंने महाराजा के खिलाफ सोचा होगा इसको डराएंगे, थोड़ा डर जाएगा, एक आइडिया फ्लोट करेंगे। यहां पे आइडिया फ्लोट क्या किया कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदू राजा क्यों, लेकिन उस आइडिया को कहीं एक्सेप्टेंस मिल नहीं पाई। आखिरकार इसका नाम पड़ गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो फ्रॉम रीडिंग रूम पार्टी टू, मैं आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। ये शुरू कहां से हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग रूम पार्टी एंड देयर आफ्टर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। द एजेंडा सिंपली कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में, हिंदू मेजॉरिटी रियासत में एक हिंदू राजा क्यों, दिस वाज मूवमेंट। और जब ये रीडिंग रूम पार्टी ने तमाशा, कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट महाराजा सेज कि दिस वाज इंस्पायर्ड बाय सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट लैंग्वेज ही यूजेस, कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ काली भेड़ें, जिन्हें एक मेरा जो राज जिसे कहते हैं। आपके ध्यान में रहे कि 1925 में एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि महाराजा डायरेक्टली महाराजा प्रताप सिंह के वंशज नहीं थे, उनके बेटे नहीं थे। तो अंग्रेज ऐसे प्रदेशों में जहां पे राजाओं का कोई फैसला ना हो पाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाते थे कि आपका आपस में फैसला नहीं हो पा रहा, तो ये राजा अब हमारे पास रहेगा। इन 562 स्टेट्स में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसी रियासत थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट राज नहीं था। यहां पे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाना चाहते थे, लेकिन नहीं लगी, महाराजा सिंह बन गए। अब वो महाराजा सिंह कहते हैं कि देयर वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट मी, और वो इन लेटर्स में रेफर करते हैं, इट वाज इन दिस बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड में जेट लॉ, चूंकि उस वक्त अंग्रेजों ने प्लान किया हम कुछ ऐसे लोग भेजेंगे
जो लोगों के सभ्य समाज का पार्ट होंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों में एक फसाद तैयार करेंगे और हम अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर लेंगे उसमें। और हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे कि ये जो मार्टियर्स डे, शहीदी दिवस, इसका बैकग्राउंड क्या था कि एक इंग्लिश ऑफिसर, एक क्लरिक थे, एक शरारती क्लरिक, एक वो अपने आप में कोई मौलाना मसूद अजहर की कैटेगरी वाले मौलवी थे मेरे ख्याल से, कि लोगों को भड़काना, तमाशा करना, एक उसको नौकर बना के जम्मू कश्मीर में लाए। अंग्रेजों को तो है ना रेजिडेंसी रोड, क्योंकि रेजिडेंट्स रुकते थे कश्मीर और जम्मू, पता ना आपके ध्यान में है सारा। जो अंग्रेजों के रेजिडेंट आते थे, यहां रुकते थे, एक लिमिटेड परव्यू लेते थे, तो वो जो नौकर के नाम पे लाए, उन्होंने श्रीनगर जामिया मस्जिद में पहला स्पीच दिया और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम फसाद जो वहां पे, और आखिरकार पहली बार कहते हैं कश्मीरी पंडितों की दुकानें या जितने भी हिंदू वहां या सरदार वहां जितने वो कैटेगरी में थे, उनकी दुकानें लूट पाट करके, तमाशा करके आखिरकार उसको अरेस्ट किया गया। और उस शरारती आदमी को, जिसने पहला हिंदू मुस्लिम तसाद कराया, उसको छुड़वाने के लिए फिर दोबारा एक अनरूली क्राउड, जिन्होंने जेल को तोड़ने की कोशिश की और जिसमें कुछ लोग मारे गए, उनकी याद में आज तक हम मार्टियर्स डे मनाते रहेंगे। मतलब कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हिंदू मुस्लिम की बात करने वालों के याद में आज तक हमने, सरकार ने औपचारिक तौर से मनाया। और हम सब भी इसे कहते हैं, हम सब का मतलब है, हमारे आपके साहब के परिवार में कोई सरकारी मुलाजिम तो होगा, या वो स्कूल में भी शायद, मुझे याद नहीं, कभी बोला होगा मार्टियर्स डे, आज आप शहीदों को याद करें, जुमे शहीदा, हम सभी आप लोग मनाए। तो ये महाराजा एक्सप्लेन करते हैं अपने लेटर्स में कि ये किस तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और अब कहा गया कि एक थ्योरी थी जो बस्ट की गई कि महाराजा रिलक्टेंट थे, महाराजा आजाद जम्मू कश्मीर चाहते थे, कि एक विषय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कभी इसको माना नहीं। कहा तथ्य लाइए, हमें कहते थे। मैं जब वो परसों न्यूज 18 मेरे साथ साक्षात्कार कर रहा था, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, डॉक्टर करण सिंह साहब, उनका भी विषय कुछ और ही था। तो मुझे एक, अब हमारे कॉमन जानकार हैं, उनके साथ काम करते हैं, मैंने उन्हें कहिए कि वो ठीक है महाराजा है, लेकिन क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन इतिहास कैसे उनको रेट करेगा, कम से कम वो भी तो देख लें। तो अब ये नेहरू जी का जो स्पीच है, पहले तो ये कहा गया कि आप कि महाराजा रिलक्टेंट थे, लेकिन नेहरू जब को स्पीच है, नेहरू जी का स्पीच कहा लोकसभा में 24 जुलाई 1952 को, इसे किरण रिजिजू जी ने भी रेफर किया उनकी स्पीच को, 24 जुलाई 1950, जिसमें नेहरू जी ने खुद कहा कि द क्वेश्चन ऑफ एक्सेशन, जम्मू कश्मीर को विलय करने का जो विषय था, ये हमारे पास जून में आया। इसका मतलब 3 जुलाई को किसकी ओर से आया? महाराजा की ओर से आया। तो कैसे मान लें भाई कि महाराजा डबल माइंडेड थे? ये इतिहास का कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट या कोई नेता, क्या ये तो खुद नेहरू जी मान रहे हैं, और क्या कहीं की इवनिंग क्लब में बैठ के नहीं, लोकसभा के पटल पे कह रहे हैं कि 3 जून को अगर बैटल प्लान अनफोल्ड हुआ तो ये जून में ही हमारे पास प्रपोजल आया। तो हाउ कुड वी से कि महाराजा वाज अनडिसाइडेड? हाउ कुड वी से कि महाराजा भारत के साथ विलय नहीं करना चाहते थे? और खुद कह रहे हैं बात ये। और लेकिन अब देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम कि लेकिन हमें कहा गया कि कश्मीर एक स्पेशल केस है। देखें, ये नेहरू खुद मान रहे हैं, अरे भाई हम यही तो कहते हैं, क्या स्पेशल, व्हाट स्पेशल? और जो महाराजा का लेटर है, मैंने आपको रेफर किया 31 जनवरी 1948, वो पूरा पृष्ठभूमि में कह रहे हैं कि मैं ये एक्सेशन रिवोक कर दूंगा। और इस लेटर में साफ और स्पष्ट कहा है उन्होंने कि जो पद्धति, जो प्रणाली पूरे देश में है, वो जम्मू कश्मीर के साथ चाहिए। दूसरा वो कह रहे हैं कि इस आपका जो सीज फायर है, आपके ध्यान में है कि सबके ध्यान में है, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि सबसे पहले तो पूरे कश्मीर पे कब्जा हो गया,
कश्मीर एयरपोर्ट भी कवालियों के हक में चला गया। भारतीय फोर्सेस को डिले किया गया, और डिले किस लिए किया गया? चूंकि हर जगह जहां पे विलय हुआ वहां की इंटरिम सरकार में वहां के महाराजा का रोल रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरिम सरकार किसको दी गई? शेख अब्दुल्ला, जो कोई भी वैधता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कोई भी जिसे कहते हैं औचित्य जिसके पीछे नहीं था उसमें। तो इस पॉइंट को एनफोर्स करने के लिए कि शेख अब्दुल्ला को, और वो ऑर्डर किससे करवाया गया? महाराजा हरि सिंह से। तो आखिरकार भारत की सेना आई, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस सारे क्षेत्र को खाली करते करते कहते ऑन एन एवरेज 5 से 10 किलोमीटर अंदर जाते थे, लेकिन आखिरकार रोक दिया गया। और फिर सीज फायर, और फिर सीज फायर करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके महाराजा ने उस वक्त कहा आप गलत कर रहे हैं। 31 जनवरी 1948। ये तो आज किरण रिजिजू से आपको बड़ी परेशानी हो रही है, जो वो कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लॉ मंत्री है, कि वो कह रहे हैं कि आपने सिक्योरिटी काउंसिल में गलत ले गए। भाई जनवरी 1948 में महाराजा हरि सिंह ने कहा आप सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। जब मैंने आपको पृष्ठभूमि दी कि एज पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, एज पर माउंटबेटन प्लान, कोई यूएन की सिक्योरिटी इंटरवेंशन का कोई स्कोप ही नहीं था। प्लेब्सिट, रायशुमारी या जनमत संग्रह की कोई बात नहीं थी उसमें। लेकिन आपने जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ एक क्लिफ हैंगर फंसा के कि जाएगा तो अल्टीमेटली भारत के साथ, लेकिन हमें कश्मीर मिल जाएगा। और इस कॉन्स्पिरेसी की मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट भारत भी बन गया, जवाहरलाल नेहरू भी बन गया। और सरदार पटेल बेचारे देखते रह गए हर जगह उन्होंने। और पॉइंट यह है कि इसका कोई लिखित वर्णन कहीं नहीं, इसका रिटर्न वर्जन की रिटर्न कहीं हो कि इनका कहीं लड़ाई हो गया आपस में, कहीं कोई पत्र उसके विरुद्ध लिखा हो उन्होंने सरदार पटेल ने, कोई ऐसा क्रेडिबल लेटर मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन अगर आप सैम मानेक शाह जो कर्नल थे उस वक्त, उनका साक्षात्कार पढ़ें। प्रेम शंकर झा एक बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़ा हमारे नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक विषयों पे काफी कुछ लिखा उन्होंने। तो वो उनके इंटरव्यू में बताते हैं, और उनके इंटरव्यू को कोट करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बार कोट किया है एक अपने ब्लॉग में, वो ब्लॉग लिखते थे ना आडवाणी जी, तो उसमें कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मानेक शाह ने कहा कि मुझे फोर्सेस चाहिए, अगर मुझे कश्मीर बचाना है तो आप मुझे आदेश दीजिए। नेहरू जी को कह रहे हैं। डिफेंस कमेटी का बैठक है, कमेटी के बैठक में माउंटबेटन भी बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हैं, और सरदार पटेल भी बैठे, लेकिन नेहरू जी चुप है। और जब तीसरी बारी मानेक शाह ने कहा तो चौथी बार इन्होंने कहा, किसने कहा? सरदार पटेल ने। ये कौन एडमिट कर रहे हैं? मानेक शाह। अपने इंटरव्यू में मुझे कहा यू हैव द ऑर्डर्स एंड गो है, आप जाइए। लेकिन नेहरू जी बोले नहीं। हाँ, ये नहीं बोल पाए कि जो ये आपको ऑर्डर नहीं है, ये नहीं बोल पाए क्योंकि वो गृह मंत्री थे ना, सुप्रीम जुरिस्डिक्शन। तो दिस डिफाइंस। उसके बाद कलकत्ता का उनका एक स्पीच है सरदार पटेल का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा और नेहरू जी का आपस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस अखबारों में चल पड़ा था नेहरू वर्सेस पटेल। इसे डिसमिस किया, खारिज किया, हम फ्रीडम मूवमेंट में इकट्ठे रहे, गांधी जी ने हमें सिलेक्ट किया, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा अपने भाषण में कि जम्मू कश्मीर का एक एक इंच हमें वापस लेना चाहिए, वो वापस भारत का अटूट अंग बनना चाहिए। तो कुछ कहानी है, तो लाइंस तो जो बोलना था बोल गए। और ये बिगेस्ट ब्लंडर, जम्मू कश्मीर को स्पेशल केस कहना, जिसका विरोध भीमराव अंबेडकर जी ने किया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल कहना, जिसका विरोध मुल्ला हसरत मोहानी जो कि उत्तर प्रदेश से थे, मौलवी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे देश की अखंडता को फर्क पड़ेगा। 562 में से एक स्टेट को अगर आप, तो हर जगह से पूरे देश में मुस्लिम बोलेंगे हमें स्पेशल कीजिए, जिससे देश इकट्ठा नहीं रह पाएगा। लेकिन दरकिनार किया गया। एक नेहरू जी और एक डिस्क्रेडिटेड अधिकारी गोपाला स्वामी अयंगर, जो महाराजा के यहां जम्मू कश्मीर में काम करते थे,
शरारत करने के लिए, तमाशा करने के लिए उनको यहां से छुट्टी दी गई, भेजा गया यहां से, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे थे। वहां नेहरू जी के साथ लगा के क्या कान में डाला, कहा क्या की क्या नहीं किया, लेकिन ये गैप कितना। तो पहला एरर था जम्मू कश्मीर को स्पेशल कहना। दूसरा था कि जम्मू कश्मीर के विषय पे फोर्सेस को डिले करना। अब मैंने पहले ही कहा कि इतिहास को अपने परिप्रेक्ष्य में समझे। ये कौन कह रहा है? ये नेहरू जी खुद कह रहे हैं भाई। ये लोकसभा में उनका स्पीच है कि आई रिमेंबर इट मस्ट हैव बीन 27th of October. After practically an all-day sitting on evening, we came to the conclusion that despite all the risks and dangers involved, we cannot say no to the opinion. मतलब कि 27 को आखिरकार हमने मन बना ही लिया कि अब तो ये अब फोर्सेस भेजनी पड़ेगी। कॉल एडमिट कर रहे हैं नेहरू जी खुद, कहा लोकसभा में अपने भाषण में। और 26 को जो नेहरू जी एक्सेशन से पहले, और उस लेटर में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल, देखें इसको स्पेशल, ये ऐसा लेटर कभी किसी पेंसिली स्टेट को लिखा नहीं गया, जूनागढ़ को भी लिखा गया। जूनागढ़ में आपके ध्यान में रहे कि जूनागढ़ को चलो लोग हमारे साथ थे, हमने कब्जा कर लिया, और जितने भी 1-2 लाख आदमी वहां पे जब पटेल जी के स्वागत के लिए तो उन्होंने कहा कि बताओ मुझे खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, कौन कौन हमारे साथ, और सबने कहा भारत के साथ। उसके बाद जनमत संग्रह भी हुआ जूनागढ़ में, और बताया जाता है कि तकरीबन कोई 2 लाख और कुछ वोट थे जो भारत के पक्ष में पड़े, 91 वोट के ही पड़े कि जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जनमत संग्रह भी करवाए। हैदराबाद में तो अपने परिवार, अपने कुत्ते और अपनी प्रॉपर्टी लेके वो जो निजाम थे वो भाग गए, भाग खड़े हुए, बाकी तो किसी ने कोई विरोध को आया नहीं सामने। तो ये खामखा एक, ये 2 विषय के ब्लैकमेल करने की परिस्थिति हमें स्पेशल केस। अब लेटर देखिए 26 को, ये एक्सेशन से पहले लिखा गया लेटर है। ये उसी दिन भारत सरकार को रिसीव, मेहरचंद महाजन ने इसे रिसीव किया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट दिस एक्सेशन प्रोविजनली सब्जेक्ट that such matters shall be finalized in accordance with the will of the people. But for the will of the people की बात कहां से आ गई? ये प्लेब्सिट रायशुमारी की बात कहां से है? लेकिन नेहरू जी खुद मान रहे हैं। तो दिस इज योर सेकेंड ब्लंडर कि आप इसे स्पेशल डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर फोर्सेस का आना डिले कर रहे हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, आप सीज फायर करके इसे सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। ये सीज फायर करके सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना, और आज के भारत के जिसे स्टैंड के बिल्कुल विरुद्ध है आखिरकार में आई। लेकिन उससे पहले ही देश का एक ओपिनियन बन गया कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है ना, पहले से कहते। आपने तो नेहरू जी ने उसी वक्त इसको इंटरनेशनलाइज कर दी। क्या ये ब्लंडर नहीं है? क्या ये गलती नहीं है? क्या ये मिस नहीं है आपकी तरफ से? क्या आज आप कैसे से दरकिनार करेंगे उससे, जब आप ही की स्पीच रेफर हो रही है 24 जुलाई 1952 की, और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी इसको टेकअप करना था, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अल्टीमेटली आपने इसको हाफ फैक्ट्स में ट्रीट किया। आपने इसको लैंड डिस्प्यूट बन के इसमें इसको पुश किया इसमें। तो अगर आपने सरदार पटेल के पॉइंट को पूरा प्रिवेल अपॉन करने देते, आप पूरे तथ्यों को सामने करने देते, जिस तरीके से जूनागढ़ और जिस तरीके से हैदराबाद का जो ब्लफ था उसको बस्ट करने देते, जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जिसे कहते हैं कुछ और होता। और आज ये उसी सब की लेगेसी है कि इसका जितना भी जिसे कहते हैं एक जम्मू कश्मीर का एक जो पार्ट है वो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है, और जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जो है वो चीन के इलीगल कंट्रोल में है। इसी इलीगल कंट्रोल जो नेहरू जी की गलत पॉलिसियों के मुतल्लक
और जो सरदार पटेल को डील नहीं करने दिया, आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पॉलिसी, सरदार पटेल की, महाराजा हरि सिंह जी की पॉलिसी है 60 साल 70 साल बाद एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के नाम पे 5 अगस्त 2019 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की, आज उसको भी एक याद करते हुए हम एक बार फिर दोबारा ऐसे दो पुरुष को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और आने वाले वक्त में हमारे लिए जो उनका उस वक्त का स्टैंड या जो कोई भी रूलर है और उसके लिए एक रोल मॉडल रहे, मैं इसी संकल्प के साथ आप सबसे आज्ञा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत विस्तार में हमें बताया पठानिया जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राज्यसभा के सदस्य श्रीमान खटाना जी कहते वो मंच पर पधारें। और दो प्रवक्ताओं के जो विशेष बोलने वाले हैं उनके बीच में हमें 1-2 मिनट का समय हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के साबका सदर फॉर्मर मिनिस्टर सतपाल शर्मा जी, फॉर्मर एमएलसी अजय भारती जी, अभी जिनको आपने सुना, और साबका एमएलए पठानिया जी, जैन साहब जो इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे बीच में महोत्रा जी, साबका मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बियरर, इंटेलेक्चुअल्स, भाइयों और बहनों, वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी इस सोच को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है देश की इंटीग्रेशन के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और देश के अलग अलग राजवाड़ों को एक देश एक भारत बनाने के लिए पटेल जी को के जन्मदिन को पे सेमिनार रखना और आने वाली जनरेशन्स को देश के लिए उनका एज ए डिप्टी वजीर आजम और देश के होम मिनिस्टर क्या रोल रहा। पटेल साहब को सरदार जी भी कहते थे। पर्शियन में, बंगाली में, हिंदी में लीड करने वाले को, जो आइडिया को लीड करे। आयरन मैन, बैरिस्टर, सोशल वर्कर, महात्मा गांधी जी के बड़े करीबी लेफ्टिनेंट और अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात की सरजमीन से एक मजबूत और एक विजनरी कदावर लीडर होना, कि भारतीय जनता पार्टी का पहले देश फिर सेल्फ, पहले देश फिर पार्टी और फिर सेल्फ,
ये दर्शाता है। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है कि जब सेमिनार हो तो इंटेलेक्चुअल लोग अपनी बात को रखें, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उससे रोशनास होते हैं, अवगत होते हैं। हमारे जो मजबूत नेता रहे हैं उनके नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए। ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा। शुक्रिया। धन्यवाद खटाना जी। अब मैं पूर्व एमएलसी श्रीमान अजय भारती जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो यहाँ पधारें और अपने विचार रखें। नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रह चुके श्रीमान सत शर्मा जी, वर्तमान में मेंबर राज्यसभा अभी नामांकित हुए और मित्र श्रीमान खटाना जी, छोटे लेकिन समझ और जानकारी वरिष्ठ और सहयोगी पूर्व में एमएलए रह चुके ऐसे पठानिया जी, रजनीश जी, और सामने भी इतने ही जानकार और कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता। आज के इस एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को, जिसको हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, सरदार साहब को, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए जो विषय पठानिया जी ने हम सबके सामने बहुत विस्तार से रखा और जो उन्होंने कार्यक्रम की, हमने जो यहाँ पर टाइटल दिया गया था, ऐसा बताया कि अगर जम्मू कश्मीर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हैंडल करने दिया गया होता तो क्या होता। मुझे इसमें कोई भी गुरेज नहीं, बहुत ही अथॉरिटी के साथ जितनी मेरे पास हूं, यह देखकर कि जब उनको इसको हैंडल करने नहीं दिया गया तब जो उनकी भूमिका रही, अगर उनको पूरी इख्तियारात के साथ, पूरे अथॉरिटी के साथ इसको हैंडल करने दिया गया होता तो जो 2019 में फैसला हुआ उसको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शुरू में जो गड़बड़ हुई थी उसको करने ही नहीं थे। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता, 370 नहीं आता, अलग संविधान नहीं आता, अलग झंडा नहीं आता, कुछ नहीं होता। भारत का अभिन्न अंग जिस प्रकार से जूनागढ़ बना, जिस प्रकार से हैदराबाद बना, जिस प्रकार से प्रदेश, देश का कोई भी हिस्सा बना, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी होता। और 70 साल जो हमने पीड़ा सही, जो राष्ट्रीय समाज ने जम्मू कश्मीर में जो जिस प्रकार के कष्ट सहे, वो हमको नहीं सहने। जब उनके अथॉरिटी नहीं थी तब भी जम्मू कश्मीर विलय करने की भूमिका उनकी सबसे ज्यादा अहम है। पठानिया जी ने उसकी तरफ इंगित किया जिसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी के इंटरव्यू की बात आई। उस दिन की घटना को आप ध्यान से अगर देखेंगे, थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, हुआ क्या था। हमारे और पाकिस्तान के दोनों के आर्मी चीफ अंग्रेज थे, हमारे यहाँ बूचर थे, वहां वो मैसेवी, फ्रैंक मैसेवी थे, लोकार्ड दोनों के ऊपर थे। पाकिस्तान के तो अटॉर्नी अपने प्रमुख बन गए थे अली जिन्ना। हमारे यहाँ पर माउंटबेटन को ही जारी रखने दिया गया। कैबिनेट मीटिंग होती है, पर उससे पहले एक बात क्या हो रही है, उससे पहले वो बाद में मैं बताऊंगा थोड़ी सी, और मैं आपको पहले ध्यान में दिला दूं, समय में बहुत कम लेने वाला हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं सब ये जानकारियां रखते हैं, बस एक व्यवस्था के तहत हमें बताया गया कि आप सामने बोलिए। बुशर साहब थे जो हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को हेडक्वार्टर पर उसको देखते थे कि आप मेनन जी को कश्मीर एकम्पनी करिए, एक्सेशन करवाना है।
और वहां पर मिलिट्री सिचुएशन को एसेस करिए। ये मानिक शाह साहब खुद कहते हैं प्रेम शंकर झा जी को, जिसका जिक्र हमारे लर्न फ्रेंड खाना जी, उन्होंने कहा था कि क्यों वगैरह, खैर उसमें से भी पीछे पटेल साहब का हाथ था। अब वो कश्मीर से जब वापस आए सवेरे 4 बजे के लगभग दिल्ली पहुंचे, 9 बजे बैठक शुरू होती है जिसको प्रिजाइड करते हैं माउंटबेटन। उन्होंने इनसे जो मिलिट्री सिचुएशन की बात कही तो इन्होंने जो असेसमेंट दिया उसके बाद नेहरू साहब शुरू हो जाते। तो मानिक शाह जी क्या कहते हैं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। ये मानिक शाह जी के उस इंटरव्यू की मैं बात कह रहा हूं, उसी में से एज यूजुअल नेहरू टॉक्ड अबाउट काम वो दिन में उससे पहले कर चुके थे, क्योंकि सितंबर से ही ध्यान में आया था कि पाकिस्तान खतरा बात करना। इतना सारा करने के बाद जब फौजें कश्मीर आई, जब वहां पर श्रीनगर उन्होंने फाइट शुरू कर दी, तो उस सारे ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करना, उसकी निगरानी करना पटेल साहब ने कॉन्स्टेंटली जारी रखा, जिसके कारण अंग्रेज और अंग्रेजों के जो स्टूजेस थे, जो सरकार में भी थे, उनका जो प्लान था वो फेल हुआ। उसको मैं आज के साथ भी संदर्भ के साथ जोड़ना जरूर चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ ऐसे खतरा खत्म नहीं हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो मेन स्ट्रीम के हैं, कैसा शोर मचा रहे हैं। ये और उन सरकारों का बड़ा उर्द रही है कि जम्मू कश्मीर में कैसे प्रकार के, ये ऑपरेशन टोबैक में जनरल जिया का भी यही प्लान था कि यहां पर ऐसे राजनेता राज करे जो हमारी सबवर्सिव एक्टिविटीज में सपोर्ट करे। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी से क्यों है आज की इन पार्टीज को भी, और वो तब भी थी पटेल साहब के से, कि अगर आप मजबूत देशभक्त राष्ट्र हित, राष्ट्र के बचाने वाले, अगर आपके पास ऐसी सरकार रहेगी तो हमारे सबवर्शन को वो डिफीट करेगी। उसको अगर सक्सेस होना है, क्योंकि जनरल जिया ने खुद माना कि हम डायरेक्ट में कभी पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए किन किन का यूज करना चाहिए वो भी उन्होंने बड़ा ये लिखा, बड़े डिटेल में लिखा है, उसके फेज वाइज उसका ये किया है। तो वो कहते थे वी विप अप द एंटी फीलिंग्स, एंटी इंडिया फीलिंग्स, और उसमें कहा वी मस्ट देयरफॉर एंश्योर दैट सर्टेन फेवर्ड पॉलिटिशियंस, मेन स्ट्रीम वो मफ को भी नकार रहे कि मफ हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो पूर्व मुख्यमंत्री आजकल जिनके आप स्टेटमेंट सुनते हैं, वो उस प्लान का ही हिस्सा है जो 47 में भी हुआ था, 47 से पहले, जिसकी तरफ पठानिया जी ने बहुत डिटेल में बात बताई। और ये बिना सरकार के प्रेशर के कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग सरकार में थे, कश्मीर को इसलिए अलग करना चाहते, और उन्होंने अपने उस पाप कर्म को छुपाने के लिए इतनी झूठी कहानियां गढ़ी, जिसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया, चाहे वो महाराजा साहिब को विलेन के रूप में प्रेजेंट करना हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करना हो। ये उन्होंने जानबूझकर किया, क्योंकि यहाँ की जनता को अगर सच्चाई ध्यान में आएगी तो वो एक दिन भी इनको सरकार में रहने नहीं देगी। जो अब हो रहा है उनके लिए, उनकी एग्जिस्टेंस पार्टी खतरे में है। ये तब हो रहा है क्योंकि जब सच्चाई उसी देश में, दुनिया के किस हिस्से में जो जीतती हुई सेना होती है, आगे बढ़ती हुई सेना होती है, दुश्मन को खदेड़ने वाली सेना जाकर सीज फायर कर होता है कहीं? क्या ये सरकार में बैठे हुए उन लोगों के कारण ही था जो अंग्रेजों के उस प्लान का हिस्सा थे। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वो उसका हिस्सा थे, और 1931 से ही थे। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू पंडित थे कि नहीं, उस पर बहुत डाउट है। बहुत से ऐसा लिटरेचर आजकल सोशल मीडिया में, उसको ना कंफर्म करता हूं ना डिनाई करता हूं, वो थे क्या वो उन्हीं को मालूम है। उसके बारे में बहुत क्वेश्चन मार्क है। 1931 से ही वो इन षड्यंत्रों जो कश्मीर में चल रहे थे, तब अंग्रेजों को जो एक बफर स्टेट चाहिए था एडवांस होते हुए रशिया को रोकने के लिए, जिसमें महाराजा के खिलाफ उन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी करके गिलगित बल्तिस्तान की जो एरिया था अपने लीज पर 60 साल के लिया था,
और 1936 में जब वो लीज हुआ था तब उन एलिमेंट्स को लावारिस छोड़ा, जिसके कारण 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और उनका प्राश्रय देने वाला नहीं था। तब जवाहरलाल जी नेहरू आकर शेख अब्दुल्ला जैसे अट्टर कम्युनल सेक्टेरियन व्यक्ति को उनके ऊपर हाथ रखते हैं और कश्मीर में हिंदू जनता से कहते हो, जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा है, लिव बिलीव या रिलीव, ये नेहरू जी ने पहली बार कहा है सोपोर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में। उस पर हिंदू समाज ने कैसा रिएक्ट किया वो दूसरी कहानी। शेख अब्दुल्ला के इस बारे में जो उनकी कभी वो टू नेशन के अपोजिट थे, ऐसा कभी नहीं था। और एक नेशन, भारत एक नेशन है, इसके सपोर्ट में तो कभी थे ही नहीं। उनकी प्रॉब्लम थी कि वो तीसरा नेशन कश्मीर को माना वो बन सके। इस प्रकार की जो उनकी नीति थी, उसका अगर एक्सपोजर हुआ है तो 17 सितंबर को 1953 में पार्लियामेंट में ही हमारे यहाँ बहुत बड़े नेता हुए शिवनारायण पोतेदार जी, उनका एक भाषण है, नेट पर अवेलेबल है, पढ़ना चाहिए। उन्होंने मौलाना मसूदी जो शेख अब्दुल्ला को डिफेंड करते हुए नेहरू जी और सरकार पर बड़े इल्जाम लगा रहे थे, तो उसका एक्सपोजर शिवनारायण पोतेदार जी ने कहा कि क्यों शेख अब्दुल्ला को आप 1953 में, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का या उस इकोसिस्टम का ये कहना था कि जब जम्मू में प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ उसके कारण शेख अब्दुल्ला का नजरिया बदला, तो फौजेदार साहब पार्लियामेंट के डिबेट में कहते हैं कि ये नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1948 से ही शेख अब्दुल्ला सेपरेट जम्मू कश्मीर की बात करते रहे हैं। और आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें बताती है कि आपने प्यारे जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर, द फर्स्ट पर्सन जिसने इसकी ट्राइफिकेशन की सपोर्ट किया था, उसकी डिमांड की थी, और डॉक्यूमेंटेड उसमें उनके आतिश चिनार से तक लेके कि जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट अलग कर दीजिए, बुद्धिस्ट हिंदुस्तान रखे, पाकिस्तान अपना हिस्सा रखे और हमें कश्मीर का सुल्तान बना दीजिए। सरदार पटेल ने इस डिजाइन को डिफीट किया और ये देश का दुर्भाग्य था, या ईश्वर की इच्छा भी होती है। समय उनके पास कम था क्योंकि वो 1950 में जल्दी चल बसे। अगर उनके पास जम्मू कश्मीर में उसी पर फिर वापस अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं समय ज्यादा नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि सारी सीमा को देखते हुए अगर वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को भी हैंडल करते, क्योंकि जिस पर उनका इतना क्लियर माइंड था, एक स्टेटमेंट उनका ये है, अच्छा शेख साहब के बारे में वो कितना क्लियर थे, वो गांधी जी को कहते हैं कि whenever Sheikh wishes to back out, he always confronts us with duty to the people. Of course, he has no duty to the Indian government or even on a personal basis to you and the Prime Minister. गांधी जी को कहता वो भाई वो आपको भी कुछ नहीं मानता है, आप धोखे में हैं। एक छोटी सी घटना के बाद मैं इसको ये करूं, और पहले पटेल जी के जो वो कहते हैं कि आई शुड लाइक टू मेक वन थिंग क्लियर दैट वी शैल नॉट सरेंडर एन इंच ऑफ जम्मू कश्मीर। आप यही बात आज के प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के सुनते, उनकी वाणी से सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच, और मैं जब जम्मू कश्मीर कहता हूं तो इट इंक्लूड्स वो एरिया जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से अपने हाथ में रखा, अंग्रेजों की मदद से रखा, हमारे कुछ राजनेताओं की मदद से। जम्मू कश्मीर को क्यों भारत का हिस्सा होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी? क्योंकि हम तो सेकुलर नेशन की बात करते थे, इसलिए वो कंस्टिट्यूशन नहीं। लेकिन पटेल साहब का इंटरव्यू एक स्टेटमेंट है, कौन सा, इफ जिन्ना कैन एस्पायर फॉर ए हिंदू मेजॉरिटी स्टेट विद द मुस्लिम रूलर, ये 15 अगस्त से पहले की बात है, व्हाई कैन नॉट आई एस्पायर फॉर इंडिया टू वांट कश्मीर एक्सेशन एज इवन दो इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। कि वो जिन्ना जो हमारे यहाँ पर उस नैरेटिव को सेट करते वक्त इन चीजों को इग्नोर करते थे, लेकिन पटेल साहब बिल्कुल क्लियर थे। और अगर महाराजा हरि सिंह जी को, मैं सरदार पटेल के बारे में, भारत रत्न पटेल जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई के पटेल बारे में उनके साथ कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि उनको जम्मू कश्मीर या देश के किसी हिस्से में भी किस प्रकार की वो नजर रखते थे और किस प्रकार से भारत की रिसोर्सेज को यूज कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गोलवालकर गुरुजी को 17 सितंबर को कश्मीर भेजा। 17 से 19 तक पटेल साहब जानते थे कि गुरुजी के महाराजा के साथ कितने निकट संबंध है, इसलिए 3 दिन यहाँ उनकी जो मन में कुछ वो थी, क्योंकि नेहरू जितना परेशान करते थे, जितना इरिटेट करते थे, उस सब में से उनके एप्रीहेंशन को एड्रेस करने के लिए 3 दिन गुरुजी यहाँ रहे और महाराजा को एश्योरेंस दिया पटेल जी के कहने पर कि भैया आपके भारत के साथ जो आप हैं ये सारी इनको एड्रेस किया जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। फिर एक बार ये दोहराते हुए कि आज अगर जम्मू कश्मीर सरकार में रहते हुए एक्सेशन को एक्सेप्ट किया गया, नहीं तो हालत की क्या थी। मेहरचंद महाजन जी को भी पटेल के ही वो जो बना हुआ था उनके कारण यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। जब वो यहाँ से एक्सेशन पत्र लेकर दिल्ली आते हैं और 3 मूर्ति हाउस में जाते हैं, तो नेहरू तो इनडिफरेंट है, वो तो मतलब मानता ही नहीं। ये अक्टूबर के उससे 15 अगस्त से पहले की तो बात ही अलग है। तो अगर मैं कोट करता हूँ डॉक्टर काशीनाथ जी पंडिता को, बहुत इमिनेंट स्कॉलर हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के देश के, तो अब वो ये कहते हैं महाजन प्राइम मिनिस्टर अपने मेहरचंद महाजन जी नेहरू को कि भाई अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मुझे जिन्ना के पास जाना चाहिए पड़ेगा। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर से भाग चुका था और नेहरू के घर में रहता था, उसने एक स्लिप अंदर भेज दी कि भाई ये अच्छा है, प्रपोजल है, आप उसको एक्सेप्ट करो। उतनी ही देर में जब महाजन जी जा रहे थे तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे सरदार बलदेव सिंह थे और पटेल आ गए। उन्होंने कहते हैं कि ये दृष्टांत पंडिता जी बताते हैं, उनकी सोर्सेज तो वो मतलब कभी बात नहीं करते इतना सोर्सेज के, कि उन्होंने महाजन को पकड़ कर वापस लाया कि यू आर गोइंग नोवेयर, और इसका ये मतलब कश्मीर कहीं नहीं जा रहा है, आप श्रीनगर जाओ, फौजें आ रही है। इस प्रकार का पटेल का असर्शन था, क्लियरिटी थी। और अगर जम्मू कश्मीर उनकी अथॉरिटी ना होते हुए भी अगर वो भारत का हिस्सा बना, इसमें सरकार में रहे हुए लोगों को, बाकी देश की सरकार से बाहर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो अलग, लेकिन सरकार में अगर ये संभव हुआ, इसका एकमात्र श्रेय अगर जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। फिर एक बार अंत में उनको अपने मन की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उस महापुरुष को देश की तरफ से, कृतज्ञ देश की तरफ से प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रीमान कुलभूषण मोत्रा जी कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद प्रस्ताव। भारत माता की सामान्य मंच, जहां बैठे हुए सभी महान भाव, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे श्रीमान सतपाल जी, हमारे खटाना जी, राज्यसभा के जो मेंबर पड़े हुए, अजय भारती जी XMLC, और पठानिया जी हमारे दोस्त XMLC एक्स मिनिस्टर हैं, और आप सभी लोग जो अपना इतना समय निकाल के जहाँ आते हो, कोई प्रोग्राम होता है उसको बड़े गौर से सुनते हैं। तो आज का विषय जो एक ऐसे महान भाव जिसको भारत रत्न लौह पुरुष पटेल साहब, जिनकी वजह से आज पूरा देश एकत्रित होके आज हम पूरे देश में इनका जश्न मना रहे हैं। इनके देश के लिए क्या किया गया, आज जो वक्ता थे जो हम सब लोगों को सीखने के लिए मिलता है। जहां हमने 1 घंटा या 2 घंटे टाइम दिया, जो व्यर्थ नहीं किया, बल्कि हमारी नॉलेज में कुछ ना कुछ इसका और वृद्धि हुई। और अच्छे प्रोग्रामों में हमेशा के लिए आना चाहिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग परेशान भी थे कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन लंबे की तरह मत देखिए, कंसेप्ट देखिए कि हम क्या सुन रहे हैं। कल को आप सभी लोग लीडर हैं, आपने भी किसी स्टेज पर जाके बोलना है। जब सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं। तो मेरे ख्याल में जो हमें बहुत अच्छा बना बनाया हलवा प्लेट में मिलता है, इसको ग्रहण करना चाहिए। आप सभी का मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से निवेदन है कि नीचे चाय का बंदोबस्त है। पहले सबसे पहले हम राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद नीचे जाके हम चाय का कप पीके इकट्ठे और आज इनकी जयंती का जनमन अधिनायक जय हे